कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारा प्लानिंग फंक्शन आता है। लास्ट वीडियो के अंदर इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने किया था, जिसके अंदर मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की क्या नेचर होती है, क्या इसका स्कोप है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसके फंक्शंस हैं। और उसके अलावा हमने हेनरी फ्यूल की 14 प्रिंसिपल्स को भी देखा था। तो अब सेकंड पार्ट के अंदर हम प्लानिंग से स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग, कंसेप्ट की बात करें तो प्लानिंग इज डिसीजन इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ टू डू इट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्या करना है, कैसे किया जाना है, कौन इसको करेगा और कब किया जाना है। ये सारी चीज़ें जब हम डिसाइड करते हैं तो इसको प्लानिंग बोला जाता है। मतलब इन सारी चीज़ों को हम एडवांस में डिसाइड करते हैं, पहले डिसाइड करते हैं, इसको हम लोग प्लानिंग बोलते हैं। प्लानिंग ब्रिजेज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। यानी कि जहाँ पे हम लोग अभी हैं वहाँ से हमको कहाँ तक जाना है, ये जो बीच का यहाँ पे गैप होता है या ब्रिज होता है, इसको पार्ट करने के लिए हम लोग प्लानिंग यहाँ पे करते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो आपका गैप है, ये जो आपका ब्रिज है, इसको बेसिकली इस ब्रिज के गैप को इस गैप को ब्रिज करने के लिए, बेसिकली जोड़ने के लिए हम लोगों को कौन कौन से डिसीजन लेने पड़ेंगे, कौन कौन से हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करना पड़ेगा हम लोगों को। ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है प्लानिंग के अंदर। इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। यानी कि ये पूरे के पूरे क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे बेस होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह की आपकी इफेक्टिव प्लानिंग रहेगी वैसा आप इफेक्टिवली गोल को अचीव कर पाएंगे। ये पूरा का पूरा उस पर डिपेंडेंट रहता है। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, प्लानिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं। तो सबसे पहले है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अगर हम बात करते हैं प्लानिंग की, तो प्लानिंग कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। डायरेक्शन किस चीज़ के लिए? बाय स्टार्टिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज़ टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। किस तरीके का एक्शन किया जाना है, किस तरह की एक्टिविटी करनी है, उसके लिए यहाँ पे डायरेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे प्लानिंग। इफ़ देयर वॉज नो प्लानिंग, एम्प्लॉयज वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट्स गोल इफिशिएंटली। अगर हम एक डायरेक्शन की बात नहीं करते कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई मूव नहीं कर रहा है, कोई ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उस केस में जो एम्प्लॉयज़ होती है हमारे पास, अलग अलग डायरेक्शन में हम काम करते हैं। कोई किसी एम को अचीव करने की कोशिश करता है, कोई किसी एम को अचीव करने की कोशिश करता है। तो जब तक हमारे पास प्लानिंग नहीं होगी तो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन सेट नहीं कर सकते हैं। सेकंड हो गया प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ द अनसर्टेनिटी। प्लानिंग के थ्रू अनसर्टेनिटी के रिस्क को यहाँ पे कम किया जाता है, क्योंकि प्लानिंग के थ्रू सारी चीज़ें हम एडवांस में यहाँ पे सेट कर रहे हैं। एडवांस में सेट करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोग सारी चीज़ों को पहले से डिफाइन करके चल रहे हैं और पहले से हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं आगे को। और उसके अलावा अगर बात की जाए, थर्ड प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग से हम वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को कम कर सकते हैं। प्लानिंग के थ्रू सारी चीज़ें इसके अंदर फिक्स होती हैं, और सारी चीज़ें जब फिक्स होती है तो कहीं ना कहीं हमारे पास वेस्टेज इसके अंदर कम होता है। और जब वेस्टेज कम होता है तो फिर हमारे पास एक तरीके की फ्रूटफुल जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ जाती है। फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन मतलब हम लोग की एक्टिविटी में कैसे इफिशियंसी आएगी, कैसे इफेक्टिव एक्टिविटी हमारी बनेगी, ये यहाँ पे डिपेंड करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ पे वेस्ट कम होता है तो हमारे ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देखने को हमें मिलते हैं। उसके अलावा है प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग के थ्रू हमारे अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ निकल के आते हैं, क्योंकि प्लानिंग के अंदर हम एडवांस में तैयारी कर रहे हैं, मतलब एग्जीक्यूशन हमारा अभी एक्चुअल में नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें चेंज करनी है वो भी हम कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस में से कोई बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना है वो भी चूज कर सकते हैं। उसका शॉर्ट एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, इसको हम शॉर्ट एनालिसिस बोलते हैं। तो इसके थ्रू हमारे पास अलग अलग एक पर्टिकुलर आइडिया से रिलेटेड हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज आ सकते हैं, कैसे हम उसको और बेटर बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग के थ्रू यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी की जाती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो डिसीजन मेकिंग का काम हर लेवल पे होता है। चाहे हम अपर लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करें, मिडिल लेवल की बात करें या लोअर लेवल की बात करें, हर जगह पे डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। और बेसिकली इसके अंदर हम अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करते हैं। अल्टरनेटिव का इवेल्यूएशन का मतलब हो गया जो अलग अलग ऑप्शन हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा हमें चूज करना है। ये सारी चीज़ें इन एडवांस हम लोग करते हैं, प्लानिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है।
अब उसके बाद अगर हम इसके अंदर बात करते हैं प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग अगर हमने कर रखी तो सीधी सी बात है स्टैंडर्ड भी इसके अंदर हम लोगों ने बनाए होंगे कि किस चीज़ को हमको अचीव करना है, किस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हमको एक्चुअल गोल तक जाना है, कौन से हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ होंगे या कौन से हमारा ग्रुप है जो उन पर्टिकुलर चीज़ों पे काम करेगा। ये सब कुछ हमने एडवांस में यहाँ पे सेट किया है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक कंट्रोलिंग के लिए एक स्टैंडर्ड हमने सेट किया होगा। उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हम लोग आगे को बढ़ते हैं और अपने एम को अचीव करने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, अगर लिमिटेशंस की बात करें प्लानिंग की, तो प्लानिंग के क्या क्या लिमिटेशंस हैं। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग की अगर बात करते हैं तो एक तरीके से ये कहा जाता है ये रिजिडिटी है। रिजिडिटी मतलब हो गया जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। प्लानिंग जो हमने एडवांस में कर दी है तो उसके अंदर हमारे चीज़ें वैसे ही काम करती हैं जैसे हमने प्लानिंग करी है। जैसे हमने बात करी कि हमको क्या करना, तो वो ऑब्जेक्टिव हमने फिक्स कर दिए, तो वही ऑब्जेक्टिव को हमको काम करना है, चाहे हमारी स्टडी के बीच में किसी तरह के दूसरा आउटकम क्यों ना आए, बट हमको उन्हीं प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव पे काम करना होता है। इसीलिए इसके अंदर बात की जाती है क्रिएटिविटी को, ये आपका एक तरीके से इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी को डिस्करेज करने का काम करता है। और इसके अंदर मतलब जैसे चेंजिंग डायमेंशंस होता है, चेंजिंग इन्वायरमेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग काम करने की एक तरीके की स्वतंत्रता इसके अंदर नहीं होती, क्योंकि चीज़ें हमने पहले से फिक्स की हुई है। दूसरी बात की जाए तो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। जहाँ पे डायनेमिक इन्वायरमेंट है, चीज़ें आपकी चेंज होते रहती हैं। आपके पहले का सिनेरियो कुछ और, बाद का सिनेरियो कुछ और, कुछ टाइम पीरियड के बाद सिनेरियो कुछ और। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे चेंज होती हैं तो वहाँ पे प्लानिंग करना, एडवांस में प्लानिंग करना एक तरीके का टफ टास्क होता है। बेसिकली प्लानिंग तो कर लेंगे बट फिर उसी पे फोकस करके आगे चलना पड़ता है। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व ए ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग के लिए हमारे पास काफ़ी कॉस्ट यहाँ पे इनकर होती है। हम लोग को सारी चीज़ें पहले से सेट करनी पड़ती हैं, हमको एक्सपर्ट हायर करने पड़ते हैं, हमको लेआउट तैयार करना पड़ता है, तो सब कुछ इसके अंदर होती है। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट यहाँ पे लगती है। और इसके अलावा ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि इसके अलावा हम एडवांस में सारी चीज़ें सेट कर रहे हैं, तो मतलब पूरा एक तरीके का हमने इसके अंदर लेआउट तैयार करना है। तो लेआउट तैयार करने के लिए कहीं ना कहीं रोड मैप तैयार करने के लिए हम लोगों को टाइम भी काफ़ी यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। और एक चीज़ ये इसके अंदर है कि प्लानिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सक्सेस मिल ही जाएगी। सक्सेस मिलना या ना मिलना आपकी वर्क की कंडीशंस पे, आपके वर्क के प्रोसीजर पे, आपकी हार्ड वर्किंग पे, आपके एम पे, उस पर डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं ये जो गारंटी है ये प्लानिंग नहीं देता कि हाँ आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। तो ये कुछ इसके लिमिटेशंस हैं प्लानिंग के जो यहाँ पे हम लोगों ने देखे। उसके बाद हमारे पास आती है प्लानिंग की प्रोसेस। प्लानिंग कैसे की जाएगी, उसमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा, कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू हमारी प्लानिंग की प्रोसेस एग्जीक्यूट की जाती है, इसको हम लोग देखते हैं। प्लानिंग प्रोसेस के अंदर फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव को सेट करना। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में बी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच डिपार्टमेंट। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ों को अचीव करने के लिए कोई हम गोल डिफाइन कर रहे हैं। कुछ हमारे पास ऑब्जेक्टिव हैं, जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे तो फिर हम कैसे उस पर वर्क कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हम लोग मूव नहीं कर सकते जब तक हमारे पास प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स नहीं हैं। तो ये पर्टिकुलरली आपकी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक एम्प्लॉयज़ के लिए बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। डेवलपिंग प्रीमाइसेस, उसके बाद हमारे पास सबसे पहले हम लोग सेटिंग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर उसके बाद प्रीमाइसेस को यहाँ पे डेवलप करते हैं। प्लानिंग प्रीमाइसेस आर द अजम्पशंस अबाउट द लाइकली शेप ऑफ द इवेंट इन फ्यूचर। इट फोरकास्ट द ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेशंस इन द पाथ ऑफ द इफेक्टिव प्लानिंग because of which the plans may deviate. Planning premises supply relevant facts and information relating to the future. सेकंड के अंदर प्रीमाइस को डेवलप करने का मतलब एक तरीके का जो हमने बात करी थी लेआउट बनाने की। लेआउट बनाना मतलब इसके अंदर सारी चीज़ों को हम फोरकास्ट करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम फ्यूचर के अंदर करने वाले हैं। और बेसिकली इसके अंदर आप ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स पे ध्यान देते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, लिमिटेशंस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, इन पे हम इनकी फोरकास्टिंग हम लोग करते हैं कि भविष्य में हम लोगों को क्या क्या कठिनाइयाँ आने वाली हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स को हम लोगों को फेस करना पड़ सकता है, उसके लिए हम एडवांस में भी तैयारी करके चलते हैं। थर्ड स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का ये मतलब होता है कि हमारे पास अगर ए प्लान है तो बी प्लान को भी यूज किया जाएगा। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स एक ही प्लान होना चाहिए, अलग अलग प्लान हमारे पास होना चाहिए। अगर ए प्लान वर्क ना करे तो हम बी प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर सकें। वंस ऑब्जेक्टिव आर सेट एंड प्रीमाइसेस आर डेवलप्ड,
then the next step would be to act upon them. All the alternative course of action should be identified. जब हमारे पास सारी चीज़ें फिक्स होगी तो अब बात आती है इस पर वर्क करने की, इसको इम्प्लीमेंट करने की। प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन भी आपके पास होनी चाहिए, जिसको हम लोग फ्यूचर में यूज करेंगे। फिर फोर्थ है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स। जो आपके पास में अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन कोर्स हैं, आपके पास में अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, उनको इवेल्युएट किया जाता है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू बी वे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द ईच अल्टरनेटिव। जो अल्टरनेटिव है उनके हर किसी के प्रोज और कॉन्स आप लोग देखते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके लिमिटेशंस हैं। ईच कोर्स विल हैव मनी वेरिएबल्स विच हैव टू बी वेट अगेंस्ट ईच अदर। यानी कि इसके अंदर क्या किया जाता है, हर एक को कंपैरिजन किया जाता है कि बेनिफिट किसके कितने हैं, लिमिटेशंस किसके कितने हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे कंपैरिजन करके हम सभी जितने भी ऑप्शंस हमारे पास हैं किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, उनके ऑप्शंस को इवेल्युएट करते हैं। फिर हमारे पास आता है हम सेलेक्ट करते हैं बेस्ट अल्टरनेटिव को। हम एक अल्टरनेटिव जो हमारा सबसे सही बैठता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, उसको हम लोग यहाँ पे चूज करते हैं और हमारा ये चूज करने का मोटिव रहता है कि हमें बेस्ट प्रोडक्टिविटी इसके अंदर मिले। फिर है सिक्स्थ इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। फिर हम फाइनली जो पूरा का पूरा प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो ऑप्शंस हमने अल्टरनेटिव हमने चूज किया है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वंस द प्लान आर डेवलप्ड दे आर पुट इनटू एक्शन। अब हमारा एक्चुअल प्लानिंग का काम यहाँ पे चलता है और फिर यहाँ पे लास्ट में होता है फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन के अंदर बेसिकली आपको देखना पड़ता है टाइम टू टाइम, कंट्रोलिंग का बेसिकली इसको हम पार्ट कह सकते हैं कि हमारा जो प्लान हमने इम्प्लीमेंट किया है क्या वो सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो कैसे हम उसको चेंज करेंगे, डेविएशन जो हमारे आ रहे हैं उनको कैसे हम यहाँ पे दूर करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी फॉलो अप के अंदर यहाँ पे होती है। तो कुछ हमारे पास स्टेप्स थे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है, फिर डेवलप किए जाते हैं प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाई किए जाएंगे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, फिर उनका इवेल्यूएशन किया जाएगा अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का, फिर उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव चूज किया जाएगा, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं प्लान को और फिर लास्ट में फॉलो अप ऑफ एक्शन। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है हमारे पास प्लानिंग का। उसके बाद अगर हम प्लान की बात करते हैं, हमारे पास अलग अलग तरह के प्लान हो सकते हैं। प्लान बेसिकली क्या होता है, प्लान इज ए स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज टू हैव द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। प्लान क्या है, आपके पास में एक स्पेसिफिक एक्शन है जिसके थ्रू ये बात की जाती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करता है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट एंड आउटलाइन हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। ये एक तरह का आउटलाइन है या फिर डॉक्यूमेंट है जिसमें बेसिकली बात की जाती है कैसे हम लोग अपने गोल को अचीव करेंगे। इसके अंदर आपने उसके पर्टिकुलरली प्लान से रिलेटिंग इसके शॉर्ट एनालिसिस किया जाता है, मतलब आपने क्या स्ट्रेंथेस है, क्या वीकनेसेस हैं, ये सब कुछ इसके अंदर देखा जाएगा। ऑब्स्टिकल्स क्या क्या है इसके अंदर, लॉजिकल प्लान्स आपके कितने बने हुए हैं, कितने क्रिएटिविटी आपकी है, सब कुछ प्लान के अंदर डिस्कस किया जाता है। अब प्लान हमारे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं और तो इसका टाइप में सबसे पहला है सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान क्या होता है, ए सिंगल यूज प्लान इज ए बिजनेस इन ए बिजनेस रेफर्स टू प्लान डेवलप्ड फॉर ए वन टाइम प्रोजेक्ट और इवेंट दैट हैज वन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये प्लान आपके डेली नहीं बनाए जाते, ये पर्टिकुलरली एक टाइम पीरियड के लिए एक बार बनाए जाते हैं और ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए होते हैं। इट अप्लाइज टू द एक्टिविटीज दैट डू नॉट रिकर और रिपीट। बेसिकली ये उस चीज़ के लिए प्लानिंग की जाती है जहाँ पे हम कहते हैं कि ये बार बार रिकरिंग नेचर का प्लान नहीं होता, मतलब एक बार प्लानिंग कर दी आपने, एक बार प्लान बना दिया आपने, तो वो प्लान आपका कुछ टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे होता है। तो ये इसके अंदर बात की जाती है सिंगल यूज प्लान के लिए। इट इज़ स्पेसिफिकली डिजाइन टू अचीव ए पर्टिकुलर गोल। ये किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने तक के लिए हम लोग बनाते हैं। सच प्लान इज डेवलप्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द यूनिक सिचुएशन। कुछ हमारे पास यूनिक सिचुएशंस होती हैं, ये जनरल सिचुएशन के अंदर बात नहीं है। सिंगल यूज प्लान तब बनाया जाता है जब हमारे पर्टिकुलर कोई नीड होती है, पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको हम लोग मीटअप करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करते हैं हमारे पास में एडवर्टाइजिंग कैंपेन, हमारे पास एडवर्टाइजिंग कैंपेन हम इसके अंदर चलाते हैं। ये भी आपका एक तरीका क्या है, सिंगल यूज प्लान है। इसके अलावा हम लोग अलग अलग तरीके के अपने जो कैंपेन चला सकते हैं और अलग अलग तरीके के हम लोग इसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव को, जैसे हमने एक प्रोडक्ट है हमारे पास, एक प्रोडक्ट, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, ए प्रोडक्ट है, इसको सेल करने के लिए हम कुछ ना कुछ एम्फेसिस दे रहे हैं
एम्फेसिस कैसे कि इसकी सेल कैसे बढ़ाई जा सकती है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, सेल्स प्रमोशन के थ्रू, इसमें कॉस्ट कटिंग के थ्रू, या इसकी अलग अलग चीज़ें हम सिंगल प्रोडक्ट के देख रहे हैं, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट पे। तो ये आपका सिंगल यूज प्लान होगा। ये जरूरी नहीं कि अदर आपके प्रोडक्ट्स पे भी ये यूज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर यहाँ पे यूजफुल होगा तो यूज कर भी सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हमारा एम यहाँ पे स्पेसिफिक है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पे आइडेंटिकल या स्पेसिफिक होता है। ओके, तो ये चीज़ें इसके अंदर होगी सिंगल यूज प्लान में। अब हमारे पास सिंगल यूज प्लान के भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे पहला है प्रोग्राम। सिंगल यूज प्लान के अंदर प्रोग्राम मतलब ए प्रोग्राम इज ए सिंगल यूज प्लान containing detailed statement about a project outlining the objective, policies, procedure, rules, task, physical and human resource required to implement any course of action। अगर सिंगल यूज प्लान के अंदर बात करते हैं प्रोग्राम की, तो ये प्रोग्राम के अंदर हमारे पास अलग अलग तरह के हेड होते हैं जिनके थ्रू हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्रोग्राम बन सकते हैं, पॉलिसीज़ के लिए बन सकते हैं, प्रोसीजर्स के लिए, रूल्स के लिए, टास्क के लिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हम यहाँ पे प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम आपका स्पेसिफिकली एक सिंगल आस्पेक्ट से रिलेटेड होगा, सिंगल हेड से रिलेटेड, सिंगल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आपका होगा। और दूसरा जैसे बजट बनता है, बजट का आप सभी को पता है, ये बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन द न्यूमेरिक टर्म्स फॉर ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। आपका बजट यहाँ पे हर साल बनाया जाता है, अलग अलग तरीके से बजट प्रिपेयर किया जाता है। जैसे बजट के टाइप की हमने बात भी करी थी, तो बजट में हम लोग क्या यहाँ पे सेट करते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल नेचर के टर्म्स हैं उनको एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। फ्यूचर के लिए हम लोग एक तरीके की एक्सपेक्टेशन बना के चलते हैं और उस एक्सपेक्टेशंस को हम न्यूमेरिक टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं कि कितना हमने यहाँ पे खर्चा करना है, कितना हमें रेवेन्यू हो सकता है। ये सारी चीज़ें बजटेड फॉर्म में यहाँ पे सेट की जाती हैं। तो ये बजट भी आपका सिंगल यूज प्लान के अंदर आता है। इसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो सेकंड तरह का प्लान हमारे पास आता है जिसको स्टैंडिंग प्लान यहाँ पे बोला जाता है। पहले तो हमारे पास में था सिंगल यूज प्लान, दूसरा हो गया स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान हमारे पास में रिकरिंग नेचर के होते हैं जो बार बार यहाँ पे बनाए जाते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन बिकॉज दे फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन दैट अकर रिपीटेबली। यानी कि जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिचुएशंस बार बार रिपीट हो रही है, बार बार वो सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो उस तरीके से उसी प्लान को बार बार यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसको हम स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं। दे आर यूजुअली मेड वंस एंड रिटेन देयर वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स वाइल अंडर गोइंग रिविजन्स एंड अपडेट्स। हम लोग इसको एक बार बनाते हैं, हम लोग एक बार फॉर्मुलेट करते हैं इस प्लान को, स्टैंडिंग प्लान को, और इसको अप्लाई बार बार करते हैं। जिस तरह की सिचुएशन हमारे पास आती है उसमें हम लोग रेलेवेंसी देखते हैं और उसके बाद इस प्लान को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बिजनेसमैन प्लान्स टू एस्टैब्लिश ए न्यू बिजनेस, ये आपका क्या है, एक तरह का स्टैंडिंग प्लान हो सकता है। एंटरप्रेन्योर ड्राफ्ट बिजनेस प्लान बिफोर ओपनिंग द डोर टू देयर बिजनेस एंड दे कैन यूज देयर प्लान टू गाइड देयर एफर्ट्स फॉर ईयर्स इनटू द फ्यूचर। यानी कि जो आपने बिजनेस को ओपन किया है तो बिजनेस के अंदर कैसे कैसे आपकी फ्यूचर की एक्टिविटीज़ होनी है, किस तरीके से अपनी चीज़ों को आपको करना, तो ये स्टैंडिंग प्लान में यहाँ पे आता है। और ये आपका जैसे अभी स्टार्ट नहीं भी हुआ तो एडवांस में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि प्लान का मतलब ही होता है एडवांस में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो लेकिन बिजनेस के डेली कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर बार बार ये प्लान यूज किया जाएगा, अलग अलग स्टेजेस पे किया जाएगा, तो इसको हम स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टैंडिंग प्लान्स के टाइप की, तो स्टैंडिंग प्लान्स हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव को सेट करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेट किए बिना हम लोग कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। बिजनेस जब हमारा कोई भी स्टार्ट हो रहा है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं सबसे फर्स्ट फॉरमोस्ट हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं। दूसरा स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी रेफर्स टू द फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप इन द लॉन्ग रन। लंबे टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास में फ्यूचर के लिए क्या क्या डिसीजन लेने वाले हैं हम लोग, क्या क्या हमारे पास में डायरेक्शन एंड स्कोप होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हमारी स्ट्रेटजी के अंदर आती हैं। तीसरा है पॉलिसी। पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जीज टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। वी डोंट सेल ऑन क्रेडिट इज एग्जाम्पल ऑफ द सेल्स पॉलिसी। यानी कि पॉलिसी के अंदर क्या है कि हम लोग पर्टिकुलरली हर एक जो कंपनी है उसकी अपनी सेलिंग पॉलिसी होती है, एडवर्टाइजिंग पॉलिसी होती है, परचेजिंग पॉलिसी होती है। पॉलिसी का मतलब एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर कोई ऐसा स्टैटिक मेथड, इसको हम पॉलिसी कहते हैं।
जैसे पॉलिसी के अंदर हमने बात करी तो पॉलिसी वी डोंट सेल ऑन क्रेडिट एक तरह की ये पॉलिसी है जिसको बिजनेस फॉलो कर सकते हैं। फिर बात आती है प्रोसीजर की। प्रोसीजर्स आर द रूटीन स्टेप ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज़। प्रोसीजर एक तरह का रूटीन होता है जिसमें एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म किया जाना है वो चीज़ें इसके अंदर डिफाइन की जाती हैं। रूल की बात आएगी तो रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट टेल व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन। क्या चीज़ें करनी हैं क्या चीज़ें नहीं करनी हैं ये आपका एक तरीके के रूल के अंदर डिफाइन होती हैं। और मेथड की बात करें तो मेथड्स आर द स्टैंडर्डाइज वेज और मैनर इन विच ए टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म्ड कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव्स। मेथड के अंदर हमारे पास में एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म होते हैं मेथड के थ्रू जिनके थ्रू हम लोग अपने टास्क को स्पेसिफिक टास्क को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं वो हमारे मेथड होते हैं। तो स्टैंडिंग प्लान हमारे इतने तरह के यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हो गई जिसके अंदर हमने एक तो पढ़ा सिंगल यूज प्लान और दूसरा हमने पढ़ा स्टैंडिंग प्लान और इनके टाइप्स कुछ इस तरीके के यहाँ पे होते हैं। तो बिजनेस जनरली बिजनेस से रिलेटेड कोई नया बिजनेस खुल रहा है उससे रिलेटेड जो प्लानिंग होती है वो स्टैंडिंग प्लानिंग का पार्ट होता है। जबकि हम लोग वन टाइम प्लान की या सिंगल यूज प्लान की बात करते हैं तो इसके अंदर कोई प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया है या इसके अलावा कोई बजट आपने बनाया है तो वो दो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है सेकंड स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या चीज़ की जाती है ऑर्गेनाइजिंग हमारा जो फंक्शन होता है सेकंड फंक्शन होता है सेकंड स्टेप होते हैं हमारे जो बिजनेस मैनेजमेंट है उसका। आफ्टर लेइंग डाउन द प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव द नेक्स्ट फंक्शन इज टू परफॉर्म द मैनेजर्स इन ऑर्गेनाइजिंग। यानी कि हमने जो प्लानिंग करनी थी वो यहाँ पे कर ली है व्हाट इज़ टू बी डन हाउ इज़ टू बी डन ये सब कुछ हमने यहाँ पे कर लिया है। कैसे चीज़ों को करेंगे ये सब रिसोर्सेज हमने एलोकेट करके सब चीज़ें प्लानिंग के थ्रू यहाँ पे कर लिया। अब बात आती है ऑर्गेनाइज करने की। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है इट डिटरमाइंस व्हाट एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड एंड डिसाइड हु विल डू पर्टिकुलर टास्क। अब जब हमने लेआउट तैयार किया है तो लेआउट के अंदर तो हमने फ्यूचर की एक्टिविटी क्या क्या हमारी रहने वाली हैं उन सब के बारे में डिस्कस किया है। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कौन पर्सन किस चीज़ को करेगा पर्टिकुलरली किसको कौन सा टास्क दिया जाएगा कौन से रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत है ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग के अंदर यहाँ पे आती हैं। इसके अलावा वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन कौन कहाँ इसको किया जाएगा इस काम को और कैसे इसको किया जाएगा कब किया जाएगा ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिफाइन की जाती हैं। दस ऑर्गेनाइजिंग मीन्स एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड इज इज कंसर्न विद द एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग्स जॉब सेक्शन डिपार्टमेंट एंड पोजीशन। तो इसके अंदर क्या बात की जाती है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का काम किया जाता है। ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप अलग अलग तरह के जॉब्स में सेक्शंस में डिपार्टमेंट में पोजीशंस में इन सब के बीच में एक एसोसिएशन क्रिएट किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ द आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोगों ने देखना है कि किस तरीके से वो काम की बात किस तरीके से उस काम को परफॉर्म किया जाएगा। डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे यहाँ पे देना है किस किस को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। और इसके अलावा अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशमेंट रिलेशनशिप फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी इसके अंदर आता है जिसके अंदर हम लोग किसी को अगर अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको पावर भी दी जाती है जिसके थ्रू ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर यहाँ पे आता है। स्टेप्स की बात करें ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं तो उसके स्टेप्स की बात की जाती है। अलग अलग स्टेप्स यहाँ पे आते हैं और स्टेप्स की बात करें तो पहला स्टेप इसके अंदर होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। काम को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे ये पहला इसका काम होता है। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द वर्क टू बी डन इनटू स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ कॉल्ड जॉब्स। अलग अलग जॉब्स के अंदर किस तरीके से काम किया जाएगा ये इसके अंदर बात की जाती है। इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान जो हमने पहले से प्लान यहाँ पे डिटरमाइन किया है उसके अकॉर्डिंग उसके टूल्स को यूज करके हम लोग कैसे यहाँ पे जो वर्क है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और साथ में डिवीजन ऑफ वर्क बाय डिवाइडिंग द वर्क द बर्डन ऑफ द वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉयज़। ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन सारे काम को करेगा उस काम को बाइफरकेट किया जाएगा अलग अलग पार्ट्स में उसको बांटा जाएगा और उसका डिवीजन यहाँ पे किया जाता है पहली एक्टिविटी के अंदर। दूसरे के अंदर है डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है द सेकंड स्टेप
इन ऑर्गेनाइजिंग इज टू कंबाइन और द ग्रुप सिमिलर और रिलेटेड टू जॉब्स इनटू लार्जर यूनिट कॉल्ड डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स और सेक्शंस। यानी कि पहले तो हमने क्या किया, पर्टिकुलरली एम्प्लॉयज़ टू एम्प्लॉयज़ हमने वर्क को बांटा, लेकिन अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। डिपार्टमेंट्स बनाने का मतलब क्या है कि हमने एक लार्जर यूनिट यहाँ पे बना दी है, क्योंकि पर्टिकुलरली अगर एक एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉय हमारा स्मॉल यूनिट यहाँ पे होता है, लेकिन अगर लार्जर यूनिट की बात करते हैं तो हमारे पास में इसको डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, डिवीजन बोल सकते हैं या फिर सेक्शन बोल सकते हैं। दे कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, प्रोडक्ट, कस्टमर्स एंड टेरिटरीज। अब ये हमारे पास में अलग अलग तरीके से ग्रुप्ड किए जा सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी हम यहाँ पे डिपार्टमेंट बना सकते हैं, प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंट बना सकते हैं, कस्टमर्स के बेसिस पे डिपार्टमेंट बना सकते हैं, या टेरिटरीज के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाए जा सकते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन इज डन टू अचीव ए कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेट यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। डिपार्टमेंटलाइजेशन इसलिए किया जाता है जिसके अंदर हम लोग क्या बात करते हैं, एक तो कोऑर्डिनेशन के लिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट करना अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग एम्प्लॉयज़ के बीच में, अलग अलग लेवल्स पे ये कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ में यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, मतलब हर कोई अपने अपने तरीके से एफर्ट्स इसके अंदर डालेगा तो हमारी गोल को हम आसानी से अचीव कर पाएंगे। थर्ड होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। इसके बाद हम लोग ड्यूटीज़ असाइन करते हैं, सबको अपने अपनी ड्यूटी बांटते हैं और उनको डिफाइन करते हैं कि आपको ये चीज़ें इसके अंदर करनी है। Once a department have been formed, each of them is placed under a charge of the individual called departmental head। उसके बाद हम अलग अलग ड्यूटीज़ इसके अंदर देते हैं, डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड बनाए जाते हैं और उनके अंडर एम्प्लॉय जो दिए जाते हैं, स्पेसिफिक स्किल के बेसिस पे, क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हम लोग इसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनको भी सेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी थर्ड स्टेप के अंदर होती हैं। फोर्थ स्टेप के अंदर होती है स्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसके अंदर जैसे थर्ड में हमने ड्यूटी तो असाइन कर दी, लेकिन फोर्थ के अंदर बात की जाती है कि हमने रिपोर्टिंग किसको करनी है। रिपोर्टिंग का हर किसी के पास एक अपने अथॉरिटी होनी चाहिए जिसको रिपोर्ट किया जाएगा। मेयरली एलोकेटिंग वर्क इज़ नॉट इनफ। हमने एक काम तो बांट दिया सबको, ड्यूटीज़ भी दे दी, बट ये ड्यूटी देना ही आपकी पूरा काम नहीं है। कहीं ना कहीं आपने रिपोर्टिंग के थ्रू चीज़ें कंट्रोल भी की जाएंगी, मॉनिटर भी की जाएंगी कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। इसलिए ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो फ्रॉम whom he has to take order and to whom it accountable। यानी कि किसके लिए वो अकाउंटेबल होगा, मतलब जिम्मेदारी उसकी बनेगी, रिपोर्टिंग करने का काम वो करेगा। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो कहाँ से उसको ऑर्डर मिलेंगे, ये चीज़ भी इसके अंदर डिफाइन होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो इसके अंदर मिस मैनेजमेंट है या मिस कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे ना हो। तो ये 4 स्टेप हैं जिनके थ्रू हम लोग ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें ऑर्गेनाइजिंग की, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी के अंदर क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, अलग अलग एम्प्लॉयज़ को अलग अलग तरह का काम दे रहे हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर रहे हैं, ड्यूटीज़ को हम लोग बाइफरगेट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, साथ में हम लोग इसके अंदर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को भी सेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर यूनिट के अंदर, या जो आपके पास हर स्टोर है उसके अंदर स्पेशलाइजेशन का काम यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरा है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लैरिटी आएगी आपके वर्किंग रिलेशनशिप में, क्योंकि जब हमने बात करी है ड्यूटी की, आपको क्या ड्यूटी करनी है वो भी क्लैरिटी है, आपको कहाँ से ऑर्डर्स मिलने हैं ये भी क्लैरिटी है, आपको कहाँ पे रिपोर्ट करनी है ये भी क्लैरिटी है। तो सारी चीज़ें जो हमने क्लियर करी हैं हर एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे मिलती है आपको क्लैरिटी। तीसरा है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। It provides a clear description of jobs and related duties which helps to avoid confusion and duplication। जब आपको सारी चीज़ें एडवांस में बता दी गई हैं, सब कुछ आपको स्पेसिफाई कर दिया गया है, तो उससे क्या होता है, आपका कन्फ्यूजन इसके अंदर दूर होता है और मिस कम्युनिकेशन या डुप्लीकेशन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे कम होती है। क्लैरिटी इन द वर्किंग रिलेशनशिप इनेबल प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क विच रिजल्ट इन द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि हर कोई अपने अपने अच्छे तरीके से काम करेगा तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्म में यहाँ पे निकलता है। उसके अलावा है फोर्थ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए हम लोग हमेशा बात करते हैं, चाहे हम लोग इस मैनेजमेंट में बात करते हैं या हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बात करते हैं, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, ज़रूरी होता है। इसके अंदर ओवरलैपिंग या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को यहाँ पे अवॉइड किया जाता है, जिसके थ्रू हम अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सके। फिर फिफ्थ है आपके पास में अडोप्शन टू चार्ज। ए प्रॉपरली डिजाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज फ्लेक्सिबल
which facilitate adjustment to change in workload caused by the changes in the external environment related to technology, product, resources and यानी कि हम लोग बेसिकली एडॉप्शन टू चेंज, हम लोग जब चेंज की बात करते हैं तो चेंज के अंदर हमारे पास क्या आता है कि डायमेंशन जैसे जैसे बदल रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंट हमारा बदल रहा है, जैसे जैसे सिनेरियो हमारा चेंज हो रहा है, वैसे वैसे उनको चेंज को अडॉप्ट करना चाहिए। और ये ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू ही पॉसिबल है, क्योंकि जैसे हमने पहले मान लिया जाए हमने डिपार्टमेंट बनाया था फंक्शन वाइज, लेकिन फंक्शन वाइज हमारा डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, तो हम लोगों ने अब इसको यूनिट वाइज प्रिपेयर कर दिया। तो उसको एक चेंज किसके थ्रू किया? ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू किया, क्योंकि अभी जो टाइम की डिमांड थी वो यही थी कि हम लोगों को अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो वैसे हमको करना पड़ेगा। पहले हमने सेंट्रलाइज था, डिसेंट्रलाइज कर दिया। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू होती हैं। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस होती है, जो भी चेंजेस होते हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। अब अगर हम बात करें पर्सोनल की, पर्सोनल का मतलब हो गया जो मैनेजमेंट के पर्सन हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं, सब कुछ पर्सोनल में आ गए। तो पर्सोनल का यहाँ पे अगर डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं, बेसिकली एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट की। एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? क्योंकि सारी चीज़ें स्पेसिफिक हैं, तो यहाँ पे किसी का हम लोग एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, किसी एम्प्लॉयज़ को हम ज़्यादा काम नहीं करवा सकते, किसी एम्प्लॉयज़ को 2-2 3-3 जगह पर रिपोर्टिंग के लिए बाध्य नहीं कर सकते, किसी का हम यहाँ पे शोषण नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी यहाँ पे होता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, इट हेल्प इन द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ and enterprises by adding more job position, departments, product lines, new geographical territories etc. यानी कि इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? ग्रोथ हो रही है और डाइवर्सिफिकेशन हो रही है किस चीज़ में? एंटरप्राइज की। जितनी ज़्यादा हमारे पास में जॉब पोजीशंस आ रही हैं, जितने तरह के हमारे पास में यहाँ पे डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं, प्रोडक्ट लाइंस क्रिएट हो रही है, नई जियोग्राफिकल टेरिटरीज हमारी बिजनेस के अंदर आ रही हैं, तो उन सब की वजह से हमारे बिजनेस की ग्रोथ होती है, हमारा बिजनेस एक्सपेंड होता है। तो ओवरऑल यहाँ पे ग्रोथिंग होती है, वो इंश्योर हो जाती है ग्रोथ होना। तो ये चीज़ें हमारे इसके अंदर होती हैं जब हम बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंस की ऑर्गेनाइजिंग की, कि ऑर्गेनाइजिंग हमारा क्यों इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद अगर हम इसके अंदर बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा कितने तरह का होता है। अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर होते हैं जिसके बेसिस पे काम को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता है, प्लानिंग को एग्जीक्यूशन यहाँ पे किया जाता है। तो सबसे 2 तरह के हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, एक डिविजनल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। यानी कि जिस तरीके के यहाँ पे फंक्शंस परफॉर्म किए जाने हैं उसके बेसिस पे हमारे डिपार्टमेंट्स बनते हैं या फिर स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। एग्जाम्पल के लिए ऑल जॉब्स रिलेटेड टू द प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड इनटू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स टू सेल्स डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। यानी कि अगर हमको हमारे एक प्रोडक्शन की एक्टिविटी है तो प्रोडक्शन का एक अलग डिपार्टमेंट यहाँ पे बनाया जाता है, स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। ऐसी सेल्स का है तो सेल्स का डिपार्टमेंट तैयार किया जाएगा। तो ये आपका अलग अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग ही अथॉरिटी को यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग फंक्शनल के अंदर, तो ये आपको दिखेगा जिसके अंदर हमने पहले मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, फिर उसके पर्सोनल हो गए नीचे, ये मार्केटिंग का आपका अलग फंक्शन हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलग फंक्शन हो गया, परचेजिंग का अलग फंक्शन हो गया, पर्सोनल का अलग फंक्शन हो गया। तो देखेंगे यहाँ पे ये मैनेजिंग डायरेक्टर है और ये आपका हेड हो गया, और उसके बेसिस पे नीचे फंक्शंस के बेसिस पे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे डिवाइडेड है। पर्सोनल यानी कि HRM का पार्ट यहाँ पे आ जाएगा आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ये मार्केटिंग का पार्ट हो गया, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, ये परचेजिंग हो गया, ऐसे ही यहाँ पे सेल्स का भी हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे इसके अंदर डिपार्टमेंट्स आपके बन सकते हैं। तो ये फंक्शंस के बेसिस पे आपके अलग अलग स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहे हैं। सूटेबिलिटी की बात करें अगर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर की, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग 1 लाइन ऑफ द प्रोडक्ट। जब हमारे पास में अलग अलग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो हमारे पास एक तरह के प्रोडक्ट, यानी कि हमारे पास में एक लाइन के प्रोडक्ट होते हैं। एक लाइन का प्रोडक्ट का मतलब हो गया इसके अंदर प्रोडक्ट की अलग अलग तरीके की आप एक जो वैरायटी है एक लाइन के अंदर, उसको हम प्रोडक्ट लाइन यहाँ पे बोलते हैं। तो वहाँ पे ये ज़्यादा यूज किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस विच रिक्वायर्ड हाई डिग्री ऑफ द फंक्शनल स्पेशलाइजेशन विद डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़। अगर हमको हाई स्पेशलाइजेशन इसके अंदर चाहिए होता है किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर, तो कहीं ना कहीं हम लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर को, क्योंकि इसके अंदर हर एक जो फंक्शन है उसमें स्पेशलाइजेशन आती है, क्योंकि हर एक के लिए हमने स्पेशली एक यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर सेट किया हुआ है। एडवांटेज की बात करते हैं तो सबसे पहले स्पेशलाइजेशन इसका एडवांटेज है।
फंक्शनल का सबसे पहले स्पेशलाइजेशन होता है। बेटर डिवीजन ऑफ द लेबर टेक्स प्लेस विच रिजल्ट इन द स्पेशलाइजेशन ऑफ द फंक्शंस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंट बेनिफिट। यानी कि हम लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं, जैसा जैसा फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम काम भी बांट रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को भी हम डिप्लॉय कर रहे हैं, तो इसके अंदर स्पेशलाइजेशन आती है। दूसरा है कोऑर्डिनेशन इन इस्टेब्लिश। कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन तो इसेंस होता है मैनेजमेंट का, ये हमने पढ़ा भी हुआ, आगे भी हम लोग देखेंगे। तो हर एक जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके बीच में कोऑर्डिनेशन यहाँ पे होता है, अलग अलग जो फंक्शंस हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है। तीसरा है हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल इफिशिएंसी। मैनेजरियल इफिशिएंसी हमारी कैसे बढ़ेगी, जब हमारे पास में अलग अलग फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवीजन होगा, फंक्शंस के हिसाब से, क्योंकि हर एक फंक्शन हर एक पर्सन नहीं परफॉर्म कर सकता है। अगर हमने सेल्स मैनेजर रखा हुआ तो वो सेल्स की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा अच्छे से मॉनिटर कर सकता है। अगर हमने प्रोडक्शन का मैनेजर रखा हुआ तो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा अच्छे से मॉनिटर कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हम लोग इफ़िशियंसी को कैसे यहाँ पे इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि जिसमें स्पेशलिटी होगी तो उससे उसकी इफ़िशियंसी यहाँ पे बढ़ सकती है, ये बात इसके अंदर की जाती है। मिनिमाइज कॉस्ट, इट लीड्स टू द मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट्स विज रिजल्ट इन द इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड दस लोअर कॉस्ट। इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि आपका एक एक्टिविटी एक जगह पे परफॉर्म हो गया फिर सेम एक्टिविटी आपकी दूसरी जगह पे परफॉर्म हो रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर एक्टिविटी के बेसिस पे बाइफरकेशन किया है। अगर प्रोडक्शन की एक्टिविटी है, प्रोडक्शन पे ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद वो जाके आपके पास में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएगी, और उसके बाद आपके एडवर्टीजमेंट में जाएगी। मतलब अलग अलग जो सेशंस हैं या अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हमने फिक्स किए हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे डुप्लीकेसी नहीं होती एक्टिविटीज़ के अंदर। अगर डुप्लीकेसी नहीं होती, सीधी सी बात है, कॉस्ट आपके इसके अंदर कम आती है, जिससे हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहाँ पे मिलता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है इग्नोरेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर डिपार्टमेंट तो हमने बना लिए, लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स तो आपके पूरे डिपार्टमेंट्स को, पूरे फंक्शंस को मिला के यहाँ पे बनता है, लेकिन हम अलग अलग बाइफरकेशन कर रहे हैं, जबकि हमारे पास में ऑब्जेक्टिव अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए स्पेसिफाई नहीं है, तो उस केस में ये आपका ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है। दूसरा है डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। जब हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बना रहे हैं फंक्शंस के अकॉर्डिंग, तो कोऑर्डिनेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग हेड हैं, अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए आपको टाइम भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, कॉस्ट भी ज़्यादा चाहिए। तीसरा है हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट, बिकॉज ईज एम्प्लॉय स्पेशलाइज ओनली इन स्मॉल पार्ट ऑफ द होल जॉब। अगर हम इसमें यहाँ पे बात करें स्पेशलाइजेशन की, तो कहने का मतलब ये है कि एक अगर डिपार्टमेंट है तो वहाँ पर एम्प्लॉय पर्टिकुलरली एक ही जॉब करने के लिए यहाँ पे क्या ट्रेंड है, उससे क्या होगा, कंप्लीट डेवलपमेंट जब होगा, या कहें कि अगर कभी कोई दूसरा एम्प्लॉय यहाँ पे एब्सेंट रहता है तो उस केस में डिफ़िकल्टीज यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि हमने स्पेशलाइजेशन सिर्फ उसका एक ही डिपार्टमेंट में कर रखा है, दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर वो काम नहीं कर पाएगा। इससे हमारा कंप्लीट एक पिक्चर देखें तो उसके डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ सकता है कंपनी के। दूसरा जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन, वो है हमारे पास में डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डिविजनल के अंदर यहाँ पे क्या बात की जाती है, डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स टू बी अप मैन्युफैक्चर्ड। यानी कि जो हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं, तो उनके हिसाब से जो हम डिवीज़न करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यह मैनेजिंग डायरेक्टर सबसे टॉप पे हो गया, उसके बाद अलग अलग हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट्स हैं। अब ये डिपार्टमेंट्स किसके बेसिस पे, मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे हैं। कॉस्मेटिक्स है, गारमेंट्स है, फुटवेयर है, स्किन केयर है, ये अलग अलग हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं। मतलब इतने तरह के प्रोडक्ट लाइन आपके पास में हैं। कॉस्मेटिक में जैसे पर्सनल, मार्केटिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, परचेज, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा आपके, जब हम बात कर रहे हैं। फिर आपके पास में जो हमने फंक्शनल बढ़ाया, मतलब फंक्शनल आपके इसके नीचे आएंगे सारे। जो फंक्शनल डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे थे अभी तक, वो फंक्शनल आपके किसके बाद आएंगे यहाँ पे, जब हम डिवीज़न की बात कर रहे हैं, वर्क के डिवीज़न की। अब ये डिपार्टमेंट का डिवीज़न आप अलग अलग बेसिस पे कर रहे हैं, एक्टिविटी के बेसिस पे। जैसे यहाँ पे हो गया मेटल, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग एक्टिविटी है, अलग अलग आपके पास में एक प्रोडक्शन की आपके पास में फैसिलिटी है। तो मैनेजरियल डायरेक्टर सबसे पहले हो गया, फिर आपके पास में जैसे जैसे आपके पास में मेजर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सारा आ जाएगा, और उसके बाद फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। दिस स्ट्रक्चर इज सुटेबल इन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट और डिफरेंट लाइन ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायरिंग प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन।
यानी कि जहाँ पे हमारे पास में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर डाइवर्सिटी होती है और एक प्रोडक्ट लाइन नहीं होता, बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन होती है, वहाँ पे इस स्ट्रक्चर को सुटेबल माना जाता है। ऑल्सो ग्रोइंग कंपनीज विच इंटेंड टू ऐड मोर लाइन्स ऑफ द प्रोडक्ट इन फ्यूचर अडॉप्ट दिस स्ट्रक्चर। जो कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करना चाहती है, फ्यूचर के अंदर अपनी ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन को यहाँ पे बनाना चाहती है, तो कहीं ना कहीं इस स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। एडवांटेजेस की बात करते हैं इसके, तो क्विक डिसीजन मेकिंग इसके अंदर होती है। डिविजनल मैनेजर कैन टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग द डिवीजन इंडिपेंडेंटली विच मेक्स अ डिसीजन क्विक एंड इफेक्टिव। क्योंकि हमने एक अलग अलग डिपार्टमेंट इसके अंदर सेट कर लिए हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो अपने तरीके से डिसीजन यहाँ पे ले सकता है, तो क्विक डिसीजन इसके अंदर लिया जाता है। दूसरा है डिविजनल रिजल्ट कैन बी असेस्ड। जो हमने यहाँ पर रिजल्ट लिया है वो प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे देखा जा सकता है। अगर हम ओवरऑल एक कंपनी की बात करते हैं या इंटरप्राइज की बात करते हैं, तो वहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या सर्टेन करना थोड़ा सा टफ टास्क होता है। लेकिन अगर हमने बाइफरगेट कर दिया, अलग अलग पार्ट में डिवीजन कर दिया है अपने डिपार्टमेंट्स का, तो हर डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसके बेसिस पे उनकी अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट हो सकती है। नेक्स्ट है इसके अंदर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। इट फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एज न्यू डिविजन्स कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपका इसके अंदर एड ऑन होते रहेगा, लेकिन पुराने डिपार्टमेंट को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसे प्रोडक्ट लाइन जैसे जैसे आपके इसके अंदर बढ़ती है, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे आप इसके अंदर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन भी होता है, बिजनेस का ग्रोथ कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इंश्योर किया जाता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट राइज हो सकता है अलग अलग डिविजन्स के बीच में। जैसे जैसे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं तो किसी को कम रिसोर्सेज, किसी को ज़्यादा रिसोर्सेज मिल सकते हैं, उसके बेसिस पे कन्फ्लिक्ट यहाँ पे अराइज हो सकता है। दूसरा बात करें तो डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शंस। जो फंक्शंस हैं आपके अलग अलग, हम लोग जैसे डिपार्टमेंट की बात करें, मैं आपको समझाता हूँ कैसे डुप्लिसिटी हो सकती है। जैसे कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट के अंदर बात करी तो यहाँ पे पर्सोनल की एक्टिविटी, मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ और रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पे भी हो सकता है। गारमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, और हम फुटवेयर की बात करें यहाँ पे भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो मतलब एक एक्टिविटी आपकी अलग अलग जगह पे एक से ज़्यादा बार भी हो सकती है। इससे यहाँ पर डुप्लीकेसी आती है फंक्शंस के अंदर, जो आपकी कॉस्ट को बढ़ाती है। तीसरा हो गया सेल्फिश एटीट्यूड। क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट हमने बनाया है, तो हर किसी एम्प्लॉयज़ का, हर किसी पर्सोनल का, हर किसी मैनेजरियल पर्सन का अपना अपना पर्सनल यहाँ पे एटीट्यूड हो सकता है, अपने फंक्शंस के रिगार्डिंग, अपने डिवीज़न के रिगार्डिंग, अपने डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग। तो ये यहाँ पे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। जो सेकंड फंक्शन था डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब अगर हम इसके अंदर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो ये आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम सभी लोग नाम से इसके जान सकते हैं, फॉर्मल मतलब होता है जो आपका स्पेसिफिक होता है, डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट होता है, जिसके अंदर सारी चीज़ें ऑफिशियल होती हैं, उनको हम फॉर्मल यहाँ पे कह सकते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज डिजाइन्ड बाय द मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स in which the responsibility, authorities and mutual relationship among all employees working in enterprise are clearly defined। यानी कि इसके अंदर चाहे हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें, चाहे अथॉरिटी की बात करें, चाहे हम म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करें एम्प्लॉयज़ के बीच में, सारा सब कुछ प्री डिटरमाइंड होता है। और ये सारा सब कुछ मैनेजमेंट के द्वारा तय किया जाता है, मैनेजमेंट के द्वारा इसको डिज़ाइन किया जाता है। सारी चीज़ें स्पेसिफिक और एक तरीके से प्री डिटरमाइंड और डिफाइंड सब कुछ यहाँ पे होती हैं। इट कैन बी फंक्शनल और डिविजनल। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारा, जैसे हमने थोड़ी देर पहले इसका टाइप्स में पढ़ा था, तो डिविजनल भी हो सकता है और फंक्शनल बेसिस पे भी इसको बनाया जा सकता है। कहीं ना कहीं सारी चीज़ें फॉर्मल होती हैं, मतलब इनफॉर्मल कुछ भी नहीं होता, अब फॉर्मल सारी चीज़ें होती हैं। फीचर की बात करें, इट इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। ये आपके टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है, जिसके अंदर सेट की जाती है चीज़ें, कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, कौन किससे अथॉरिटी लेगा, कौन किसके अकाउंटेबल है, कौन किस वर्क को कर रहा है, और इसके अलावा किसके अंडर कितने एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, कौन किस डिपार्टमेंट को देखेगा। ये सारा सब कुछ सेट करने का काम ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है और इसको टॉप मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। सेकंड बात करें, इट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर विच आर इन रिटन फॉर्म। क्योंकि मैक्सिमम केसेज में हमने कम्युनिकेशन में भी देखा था, जब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो मैक्सिमम ये आपके रिटन फॉर्म में यहाँ पे होता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपका जो प्रोसीजर्स एंड रूल्स होते हैं ये रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं। थर्ड है, इट इज़ इम्पर्सनल, डज नॉट टेक्स इनटू कंसिडरेशन इमोशनल आस्पेक्ट। ये इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल का मतलब क्या है कि जो चीज़ें हैं तो हैं, फिक्स हैं तो फिक्स हैं,
इसके अंदर इमोशनल एस्पेक्ट को ना डाल के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को अप्लाई किया जाता है। फिर है इट क्लियरली डिफाइंस द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। हर एक व्यक्ति का, हर एक एम्प्लॉय का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसके अंदर, क्या उसके पास अथॉरिटीज़ हैं, सब कुछ क्लियरली डिफाइन की जाती हैं। इट इज़ क्रिएटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन के जो उद्देश्य हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनाया जाता है। तो ये कुछ इसके फीचर्स होते हैं। अच्छा, इसके एडवांटेजेस की बात करें तो क्या क्या इसके लाभ हैं। ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंस म्यूचुअल रिलेशनशिप आर क्लियरली डिफाइंड, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में हर किसी का रिलेशनशिप फिक्स है, हर किसी का यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशनशिप फिक्स है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना भी इसके अंदर एक तरीके का आसान काम हो जाता है। जब भी हमको कोई किसी को हम लोग रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं तो वो हमारा काम यहाँ पे आसान हो जाता है, क्योंकि अगर उसने वो गोल अचीव नहीं किया तो मतलब उस डिपार्टमेंट का पर्टिकुलर पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा हो गया नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। इसके अंदर चीज़ें ओवरलैप नहीं करती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्लान इम्प्लीमेंट किया गया है वो प्लान फॉर्मल तरीके से और रिटर्न फॉर्म में और काफ़ी एनालिसिस के बाद तैयार किया जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड थ्रू एन एस्टैब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड। जैसे हमने यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ा था, जो हमने हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, उसके अंदर यूनिटी ऑफ कमांड हमने पढ़ा था। तो इसके अंदर यूनिटी ऑफ कमांड इस्टेब्लिश होती है, चेन ऑफ कमांड होती है, मतलब किसको किससे यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेनी है, किससे किसको यहाँ पे ऑर्डर्स लेने हैं, कहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है, कौन किसके लिए अकाउंटेबल होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे फॉर्मल नेचर में सेट होती हैं। ईजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स को ईजिली अचीव किया जा सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें पहले से फिक्स हैं। तो कोऑर्डिनेशन होता है और ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल रिसोर्स इसके अंदर किया जाता है। फिर है स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम सारी चीज़ें फॉर्मल नेचर में कर रहे हैं तो फेयरली कर रहे हैं, प्रेडिक्शन इसके अंदर फेयरली हो रही है, सब कुछ इसके अंदर फेयरली किया जा रहा है, तो इसलिए स्टेबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहीं ना कहीं। यहाँ पे डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं तो डिसएडवांटेजेस में इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है वर्क इज बेस्ड ऑन रूल्स विथ कॉजेज अननेसेसरी डिले। क्योंकि जैसा हमने पढ़ा था, हमने जो आपके हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स थे उसके अंदर एक गैंग प्लैंक पढ़ा था। अगर आपको ध्यान में होगा तो गैंग प्लैंक अगर ना हो तो उस केस में अगर कोई इन्फॉर्मेशन पास की जानी है तो इन्फॉर्मेशन मान लिया सुपरवाइजरी लेवल से जानी है, जो आपके लोअर लेवल है वहाँ से आपके टॉप लेवल तक जानी है, तो सबसे पहले ये आपके सुपरवाइजर तक जाएगी, सुपरवाइजर आपके मैनेजर तक ले जाएगा, मैनेजर आपके उसके ऊपर हेड मैनेजर तक ले जाएगा, उसके बाद फिर जाके आपके पास में टॉप लेवल पे पहुंचेगी। फिर इन्फॉर्मेशन भी इसी हायरार्की से आपके पास वापस आती है, टॉप मैनेजमेंट से सीधे आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, वो पहले आपके पास अथॉरिटी से होते हुए आएगी, तो इसके अंदर अननेसेसरी डिले हो सकता है। लैक ऑफ द इनिशिएटिव, द एम्प्लॉयज हैव टू डू व्हाट दे आर टोल्ड टू डू एंड दे हैव नो अपॉर्चुनिटी ऑफ थिंकिंग। इसके अंदर आपके पास में जो वर्कर या एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास अपना खुद की क्रिएटिविटी करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो इम्प्लीमेंट किया गया है प्लान, उसी प्लान पे आपको काम करना है। लिमिटेड इन स्कोप, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप इन एंटरप्राइज एज इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन द स्ट्रक्चर एंड वर्क। यानी कि यहाँ पे स्ट्रक्चर और वर्क पे जब एम्फेसिस दिया जा रहा है तो सीधी सी बात है इसके अंदर स्कोप आपका लिमिटेड होता है। सेकंड फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ये होता है इनफॉर्मल टाइप का। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट established deliberately but comes into existence because of the common interest, taste and religious and आपका कम्युनियल रिलेशनशिप। इसके अंदर क्या बात होती है कि ये आपका कोई एक तरीके से फॉर्मल नेचर का नहीं है। फॉर्मल मतलब जो आपके टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा बनाए जाए, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। जो ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर बनता है उसके अलग अलग बेसिस हो सकते हैं। बेस क्या, कॉमन आपका गोल है, जैसे कोई आपका ग्रुप है जिनका कॉमन गोल यहाँ पे है, तो कॉमन गोल के बेसिस पे आपका एक ग्रुप फॉर्म हो सकता है जिसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कॉमन इंटरेस्ट आपका, कॉमन टेस्ट है, कॉमन आपके रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, कॉमन आपका एक तरीके से जियोग्राफिकल एरिया है, तो उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रुप फॉर्म किए जाते हैं और वो ग्रुप जो होते हैं वो इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं। इनको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉय विद सिमिलर इंटरेस्ट इन द स्पोर्ट, फिल्म, रिलीजन एक्सेट्रा मे फॉर्म देयर ओन इनफॉर्मल ग्रुप। हो सकता है आपका स्पोर्ट्स
इंटरेस्टेड स्कोप एक तरीके से सिमिलर हो, फिल्म्स आपकी हों, रिलीजियस एक्टिविटी आपकी हों, मतलब एक तरीके से अलग अलग रिलीजन से आप बिलोंग कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छी एक बाउंडिंग होती है। या इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, आप सेम जियोग्राफिकल एरिया से बिलोंग करते हैं तो उसके अंदर भी एक बाउंडिंग बन जाती है। इस तरह के जो ग्रुप बनते हैं वो सारे ग्रुप हमारे पास में इनफॉर्मल नेचर के होते हैं। फीचर की बात करें, इट ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज अ रिजल्ट ऑफ द पर्सनल इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉयज। जब हम बात करते हैं ये पर्सनल इंटरेक्शन से आता है, क्योंकि किसी के द्वारा फॉर्म नहीं किया गया है, ये खुद के द्वारा खुद की एक्टिविटीज़ के थ्रू यहाँ पे एम्प्लॉयज़ बनाते हैं। इट हैज़ नो रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर, इसके अंदर कोई भी रिटन रूल्स और प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता है क्योंकि इसके अंदर इनफॉर्मली चीज़ें होती हैं। इट डज़ नॉट हैव फिक्स्ड लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अंदर आपके पास में कम्युनिकेशन की कोई यहाँ पे लाइन नहीं होती है, इसके अंदर आप कैसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट डज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट के द्वारा नहीं बनाया जाता है। पांचवा है, इट इज़ पर्सनल मीन्स फीलिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल आर कैप्ट इन माइंड, इसके अंदर ये पर्सनल भी होता है। कहीं ना कहीं हम लोग इंडिविजुअल अगर जुड़े रहते हैं किसी से तो हम इमोशनली अटैच भी रहते हैं, तो ये चीज़ें इसके अंदर है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास में डिफरेंट टाइप के ग्रुप हो गए, जैसे आपके पास में इस तरह का ग्रुप बनता है, ठीक, ये ग्रुप बन सकता है कोई ऐसा ग्रुप मतलब जो इनफॉर्मली बना हो और इसके अंदर जो कम्युनिकेशन की जाती है वो भी इनफॉर्मल टाइप की होती है, जैसे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ग्रेप वाइन आपके पास में क्या है, एक इनफॉर्मल टाइप का होता है, ठीक है, तो वो इनफॉर्मल का पार्ट माना जाता है। एडवांटेज की बात करें तो इसके अंदर स्पीड है। देखिए स्पीड का मतलब जब कम्युनिकेशन करना होता है या किसी भी तरह की एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है तो उसके वो चीज़ें आसानी से और तेज़ी से होती हैं, क्योंकि हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा था, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जब पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था चीज़ें अगर एक को दूसरे से कम्युनिकेट करना है, कोई हायरार्की को फॉलो नहीं करना है, डायरेक्टली जाके आप अपनी बात वहाँ पे कह सकते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स, enhances job satisfaction which gives them a sense of the belonging into the organization, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं आपके कुछ इमोशनली अटैच्ड चीज़ें होती हैं तो उससे आपको एक मोटिव मिलता है काम करने का, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहने का एक मोटिव आपको यहाँ पे मिलता है। तीसरा है क्विक सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम की यहाँ पे जल्दी सॉल्यूशन मिलता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी डिले नहीं होता, काफ़ी चीज़ें जो हायरार्की हैं वो फॉलो नहीं होती, तो सीधी सी बात है फॉर्मल अथॉरिटी के बेसिस पे नई चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन भी आपको जल्दी मिल जाती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये आपके रूमर्स को क्रिएट कर सकती हैं, यहाँ पे जहाँ पे इनफॉर्मल तरह का कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है या इनफॉर्मल तरह की एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे रूमर्स फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा है इट रसिस्ट चेंज एंड द लेज स्ट्रेस ऑन अडॉप्टिंग द ओल्ड टेक्निक्स, जहाँ पे ग्रुप फॉर्म होते हैं तो ग्रुप क्या करते हैं ना, जो चेंजेज आते हैं, नई चीज़ें होती हैं, इनोवेशंस आते हैं, उसके लिए रेसिस्ट हो जाते हैं, बेसिकली उसका यहाँ पे विरोध करते हैं, तो ये चेंज को लाने नहीं देते आसानी से। तीसरा है प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट, यानी कि हम इसके अंदर क्या करते हैं, ग्रुप के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि इसके अंदर हमारे पास में दो चीज़ें हो गई, एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एक आपका ग्रुप हो गया। अगर बात करें तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी ना देके ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है इमोशनली अटैच्ड ना हो क्योंकि आप वहाँ पे फॉर्मली अटैच्ड हैं, बट आप मेंबर से इमोशनली अटैच्ड रहते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे देख भी सकते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंस है। मीनिंग देखें तो इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि इनफॉर्मल है इट इज़ रेफर टू द नेटवर्क ऑफ द सोशल रिलेशनशिप विच डेवलप्स ऑटोमेटिकली, ये अपने आप यहाँ पे बनता है। नेचर की बात करें तो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिजिड नेचर का होता है, स्टेबल यहाँ पे होता है, जबकि इनफॉर्मल आपका फ्लैक्सीबल और अनस्टेबल होता है, यानी कि कभी बनता है कभी टूट जाता है। अथॉरिटी की बात करें तो फॉर्मल के अंदर अराइजेज बाय द वर्चू ऑफ द पोजीशन इन मैनेजमेंट, आपके जैसे पोजीशन है मैनेजमेंट के अंदर वैसे वैसे आपकी अथॉरिटी यहाँ पे डिस्कस होती है या वैसे वैसे अथॉरिटी आपको प्रोवाइड होती है। इनफॉर्मल के अंदर अराइजेज आउट ऑफ द पर्सनल क्वालिटी, आपकी जैसी क्वालिटी है, क्या आपकी बात करने की क्वालिटी कैसी है, आपकी कितने इफेक्टिव आप हैं, बेसिकली वो डिपेंड करता है इनफॉर्मल के अंदर कि आपकी अथॉरिटी क्या रहेगी। अदरेंस टू रूल, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वायलेशन ऑफ द रूल्स में लीड टू द पेनल्टीज एंड पनिशमेंट, अगर इसके अंदर रूल्स को ब्रेक करते तो आपको पेनल्टीज या पनिशमेंट मिल सकती है। इनफॉर्मल के अंदर कोई भी ऐसी पनिशमेंट नहीं होती है। फ्लो ऑफ द कम्युनिकेशन की बात करें इट टेक्स प्लेस थ्रू दी स्केलर चेन, स्केलर चेन हमने पढ़ा हुआ है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन आपकी सारी की सारी अपवर्ड और डाउनवर्ड यहाँ पे होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके स्केलर चेन के बेसिस पे होती है, जबकि इसके अंदर हमारे पास में
किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है इन्फॉर्मेशन, कोई स्केलर चेन फॉलो नहीं किया जाता है। पर्पज की बात करें, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यहाँ पे बनाया जाता है, जबकि इनफॉर्मल आपके पास में सोशली सेटिस्फैक्शन के लिए या फिर कल्चरल नीड को फुलफिल करने के लिए या कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए उनके लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनते हैं। तो ये आपका इसके बीच में एक डिफरेंस होता है। फिर आपके पास में कुछ और डिफरेंस हैं, जैसे फॉर्मेशन या ओरिजिन की बात करें तो फॉर्मल वाला डेलिबरेटली प्लान्ड एंड क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट, क्योंकि फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपका मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है, जबकि हम इनफॉर्मल की बात करें तो इमर्ज स्पॉन्टेनियसली एज ए रिजल्ट ऑफ द सोशल इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के बीच में जैसे सोशल इंटरेक्शन होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो उनसे ये ग्रुप यहाँ पे फॉर्म होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है फॉर्मल के अंदर ऑफ टास्क एंड द रिलेशनशिप, जबकि इनफॉर्मल के अंदर बात करें तो नो क्लियर कट स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। इसके अंदर कोई भी क्लियर कट रिलेशनशिप नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, कोई किसी से भी बात कर सकता है, कोई किसी के पास भी ग्रुप फॉर्म कर सकता है, ये चीज़ इसके अंदर होती है। फ्लो ऑफ अथॉरिटी की बात करें, अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी कि डाउनवर्ड्स। अथॉरिटी की बात करें ऊपर से नीचे की तरफ को आती है, जबकि अथॉरिटी फ्लो वर्टिकली एज वेल एज द हॉरिजॉन्टली। इनफॉर्मल के अंदर किसी भी तरीके से आपकी जो अथॉरिटी है वो फ्लो कर सकती है, चाहे वर्टिकली बात करें चाहे हॉरिजॉन्टली बात करें। इंटरडिपेंडेंस की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं किसके अंदर, आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि फॉर्मल के अंदर हम लोग बात करते हैं इनफॉर्मल के अंदर तो ये फॉर्मल पे डिपेंडेंट यहाँ पे होते हैं। तो ये हमारा कुछ इसके अंदर डिफरेंस था फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। उसके बाद हमारे पास आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग सबसे पहले समझना जरूरी है। इट मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ द अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स, यानी कि आप अपने सबऑर्डिनेट को क्या कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स के अंदर काम करने के लिए कुछ अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। द मैनेजर हु डेलीगेट अथॉरिटी होल्ड्स हिज सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द असाइंड टास्क। इसके अंदर जो मैनेजर आपको डेलीगेट कर रहा है, मतलब अथॉरिटी आपको दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपसे ये अपेक्षा रखता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर सेट हो गई है, एक परफॉर्म करने के लिए, टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको वो रिस्पॉन्सिबल बनाएगा। टू मेक श्योर दैट हिज सबऑर्डिनेट परफॉर्म ऑल द वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन एक्सपेक्टेड मैनर, द मैनेजर क्रिएट अकाउंटेबिलिटी। अब इसके अंदर जब हम बात करते हैं अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, तो साथ में अकाउंटेबिलिटी भी चलती है, क्योंकि आपने राइट तो दे दिया काम करने का, आपने अथॉरिटी तो उसको दे दी है, बट इसके अंदर काम ज़्यादा इफेक्टिवली हो और इफ़िशियंटली हो, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी भी सेट की जाती है, मतलब आपकी जवाबदेही भी सेट इसके अंदर की जाती है। ओके, तो इसके अंदर प्रोसेस और एलिमेंट ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की हम बात करते हैं। तो पहला इसके अंदर अथॉरिटी, द पावर ऑफ द टेकिंग डिसीजन इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। अथॉरिटी इज द पावर विच इन्फ्लुएंसेस द कंडक्ट ऑफ अदर्स। कहने का मतलब क्या है, अथॉरिटी का मतलब क्या है कि आप कितने पावरफुल हैं डिसीजन लेने के लिए। द पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स, लोगों को अदर को गाइड करने के लिए आप कैसे यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं, वो आपके अथॉरिटी को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। सीधी सी बात है, जो ड्यूटी आपको मिली है उसको सही तरीके से परफॉर्म करना एक आपकी ड्यूटी बनती है। When a superior issue orders, it becomes the responsibility of the subordinate to carry it out. अगर आपके सुपीरियर ने आपको कोई ड्यूटी दे रखी है तो सबऑर्डिनेट का ये यहाँ पे हक बनता है, सबऑर्डिनेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको सही से करके दे। एक ऑब्लिगेशन यहाँ पे क्रिएट होती है, इसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तीसरा होता है अकाउंटेबिलिटी। व्हेन ए सुपीरियर असाइन सम वर्क टू ए सबऑर्डिनेट, ही इज आंसरेबल टू हिज सुपीरियर फॉर इट्स सक्सेस और फेलियर। अगर कोई वर्क आपको मिला है तो उसकी सक्सेस के लिए भी या फेलियर के लिए भी, मतलब सफलता मिली तो उसके लिए भी आपको एक तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट किया जाएगा, आपको सम्मानित किया जाएगा, आपको मोटिवेट किया जाएगा, उसके लिए भी आप यहाँ पे आंसरेबल होंगे। और दूसरा, अगर यहाँ पे फेलियर होता है तो फेलियर किन कारणों की वजह से हुआ, क्या इसके अंदर कमियां रही, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं आप आंसरेबल होंगे। इसको हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। जहाँ पे आपकी अथॉरिटी डेलीगेट हुई है तो साथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट हो जाती है। तो ये हमारा इसके अंदर होता है। और उसके बाद
प्रोसेस की बात करें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, तो सबसे पहले असाइन की जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ग्रांट की जाएगी आपको अथॉरिटी, फिर फिक्सिंग की जाएगी अकाउंटेबिलिटी। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले असाइन होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करने के लिए आपको कुछ अथॉरिटी दी जाएंगी, कुछ अधिकार दिए जाएंगे, और फिर अकाउंटेबिलिटी भी आपके इसके अंदर सेट की जाती है। तो हम इसके अंदर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की इसके अंदर बात कर रहे हैं। डिफरेंस की बात करें तो मीनिंग की बात करें तो अथॉरिटी होती है राइट टू कमांड। अथॉरिटी का मतलब क्या होगा? राइट टू कमांड, मतलब अधिकार आपके पास है किसी चीज़ को एक तरीके से डायरेक्ट करने का। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइन टास्क, जो टास्क आपको दिया गया है उसको सही तरीके से परफॉर्म करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, आंसरेबिलिटी फॉर आउटकम ऑफ द असाइन टास्क। जो असाइन टास्क था उसकी आउटकम पे आपको आंसरेबल होना पड़ेगा, ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है। ओरिजिन की बात करें तो अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन, ये आपकी अथॉरिटी फॉर्मल पोजीशन से अराइज होती है, मतलब आपके पास फॉर्मली यहाँ पे असाइन होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द डेलीगेटेड अथॉरिटी, जो अथॉरिटी आपको मिली है, जो डेलीगेट की गई है, उससे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है। और अकाउंटेबिलिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज होती है। जैसे ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो फिर उससे आपकी यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही भी अराइज होती है। फ्लो की बात करें तो अथॉरिटी आपके डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, क्योंकि सीधी सी बात है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट सुपीरियर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए बनेगी? सुपीरियर के लिए बनेगी। तो आप क्या रिपोर्टिंग किसको करेंगे? अपने सुपीरियर को करेंगे। अकाउंटेबिलिटी भी आपकी अपवर्ड बनेगी फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। विड्रॉल की बात करें, कैन बी विड्रॉल एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस, अथॉरिटी आपको जो मिली है उससे आप विड्रॉन हो सकते हैं नोटिस के थ्रू। आप चाहें तो अपने वर्क से यहाँ पर रिजाइन कर सकते हैं, ये चीज़ इसके अंदर होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर बात करें तो कैन नॉट बी विड्रॉन वंस क्रिएटेड, अगर एक बार आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको फुलफिल करना पड़ता है। और अकाउंटेबिलिटी से भी आप यहाँ पे विड्रॉ नहीं कर सकते। आपको अकाउंट अगर डेलीगेट की गई है कोई चीज़ तो उसको परफॉर्म करके आपको जवाबदेही भी देनी पड़ेगी। यू हैव टू बी आंसरेबल टू योर सुपीरियर। तो ये चीज़ इसके अंदर होती है अथॉरिटी, रिलेशनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के अंदर। उसके बाद इसके अंदर आता है डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन। इसको हमने पहले भी समझा था जब हमने फ्यूल के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, उसके अंदर भी हमने समझा था। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हमारे जो अथॉरिटी है वो क्या एक ही जगह पे रह के काम कर रही है, या हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट रखी है, अलग अलग जगह पे दे रखी है। इसको हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे बोलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हम अथॉरिटी को अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर ये आपका एक तरीके का हेड ऑफिस है या हेड डिपार्टमेंट है, इसके अंदर सारे काम आपकी जो परफॉर्म हो रही हैं सब यहीं से हो रही हैं, अलग अलग जगह के जो डिपार्टमेंट्स हैं कंट्रोल यहीं से किए जा रहे हैं, तो ये सेंट्रलाइजेशन है। लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे आपने यहाँ पे अथॉरिटी दे दी है, अलग अलग अपने अकॉर्डिंग वो लोग काम कर सकते हैं, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट होता है। It is defined as the even and the systematic distribution of authority at every level of the management. Under this, the authority is transferred to the level where it is to be exercised. इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, मतलब जहाँ पे जैसा काम किया जा रहा है तो उसके हिसाब से आप अथॉरिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन तो हो गया। सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो रिप्रेजेंट द पैटर्न ऑफ अथॉरिटी अमंग मैनेजर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स कंसंट्रेशंस ऑफ द पावर ऑफ द डिसीजन मेकिंग इन ए फ्यू हैंड्स, यानी कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो पावर्स हैं हमने कुछ ही हाथों में दे रखी है, मतलब एक तरीके की एक हेड ऑफिस है, वहीं से सारी चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इन सच एन ऑर्गेनाइजेशन वेरी लिटिल अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू मैनेजर्स एट मिडिल एंड लोअर लेवल। इसके अंदर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत कम की जाती है, चाहे मैनेजर्स को हो चाहे लोअर लेवल पे हो, सारी चीज़ें आपके पास में टॉप लेवल के पास यहाँ पे होती हैं। दे एग्जिस्ट टुगेदर एंड देयर इज ए नीड फॉर बैलेंस बिटवीन द टू, यानी कि इसके अंदर अगर बात करें सेंट्रलाइजेशन भी होता है, डिसेंट्रलाइजेशन भी हर जगह पे होता है, लेकिन दोनों के बीच अब बैलेंस आपको बैठाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अगर आपको इंश्योर करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट को, तो दोनों में डिसेंट्रलाइजेशन भी करना पड़ेगा, सेंट्रलाइजेशन भी आपको करना पड़ेगा अपने टास्क के अकॉर्डिंग।
अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंस है, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट, क्योंकि सबऑर्डिनेट में आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से डेलीगेट कर रहे हैं, अथॉरिटी आप दे रहे हैं, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग की पावर या फ्रीडम आप दे रहे हैं, तो यहाँ पे इनिशिएटिव डेवलप होता है सबऑर्डिनेट के बीच। क्विक एंड द बेटर डिसीजन, आपको इसके अंदर अपने हेड ऑफिस से कंसल्ट करके डिसीजन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर लगती हैं। तो आप चाहें तो डायरेक्टली डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं, ये चीज़ इसके अंदर होती है। रिलीव द टॉप एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द एक्सेस ओवरलोड, यानी कि जो आपका टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, बार बार उनसे पूछ के बार बार उनको इतना वर्कलोड नहीं दिया जाता, तो उनको कहीं ना कहीं वो भी रिलीव हो जाते हैं बाकी चीज़ों से, जब आपके पर्टिकुलरली हर एक डिपार्टमेंट अपने तरीके से काम करता है। मैनेजरियल डेवलपमेंट, क्योंकि हम कहीं कहीं क्या बात कर रहे हैं कि मैनेजर्स अपने तरीके से डिसीजन ले रहा है, तो डिसीजन लेगा तो धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट होता है, उसी तरीके से वो लोग लर्न करते हैं, उसी तरीके से सीखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका डेवलपमेंट का यहाँ पे पार्ट बनता है। बेटर कंट्रोल, क्योंकि हर एक पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट है, हर एक पे आपने यहाँ पे अलग अलग अकाउंटेबिलिटी तय की हुई है, तो यहाँ पे ओवरऑल जो कंट्रोल है वो यहाँ पे बेटर बनता है। डिफरेंस की देखिए, यहाँ पे डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच डिफरेंस होता है। डेलीगेशन का मतलब होता है ये आपके कंपलसरी एक्ट होता है डेलीगेशन, क्योंकि आपको अगर काम करवाना है तो ये कंपलसरी है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन आपके पास में ऑप्शनल है, आप चाहें तो सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्शन की बात करें तो इसके अंदर डेलीगेशन के अंदर लेस फ्रीडम टू टेक डिसीजन ड्यू टू मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर्स, क्योंकि इसके अंदर डेलीगेशन आपको की है तो कहीं कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी आपकी बनती है, तो इसके अंदर फ्रीडम कम होती है। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आपके पास में ज़्यादा फ्रीडम होती है, क्योंकि इसके अंदर लेस कंट्रोल होता है टॉप मैनेजमेंट का। उसके बाद बात करते हैं हम लोग स्टेटस की, तो स्टेटस में इट इज़ प्रोसेस ऑफ द शेयरिंग टास्क एंड अथॉरिटी। डेलीगेशन के अंदर आप क्या शेयर कर रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है, कोई टास्क मिल रहा है अथॉरिटी के द्वारा, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट। स्कोप की बात करें तो डेलीगेशन का स्कोप जो है यहाँ पे नैरो है, एज इट इज़ कन्फाइंड टू द सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। ये आपका इसके अंदर सिर्फ रिलेशनशिप की बात की जा रही है आपके सबऑर्डिनेट और सुपीरियर की, तो ये आपका नैरो अप्रोच यहाँ पे होता है डेलीगेशन। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन आपका वाइडर अप्रोच है, इट इंक्लूड एक्सटेंशन ऑफ द डेलीगेशन टू द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि अलग अलग तरह का जो मैनेजमेंट का लेवल है वहाँ पे हम लोग इसको डेलीगेशन आपने की है, तो वो एक वाइडर स्कोप यहाँ पे होता है। पर्पज की बात करें तो टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मैनेजर, यानी कि मैनेजर के ऊपर बर्डन ना पड़े, इसलिए क्या किया जाता है, उनके बर्डन को अलग अलग पार्ट में बांट दिया जाता है, जिससे डेलीगेट कर दी जाती है अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन का होता है इंक्रीज द रोल ऑफ द ऑटोनॉमी ऑफ द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर हम लोग लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ऑटोनॉमी यहाँ पे देते हैं कि अपने तरीके से वो लोग काम कर सकते हैं, अपने तरीके से डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पे की जा सकती है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हमारी थी किसके अंदर, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप हमने आज की वीडियो के अंदर कवर किया है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जो होगा स्टाफिंग। ठीक है, तो इसकी जो PDF है, आपको ये जो लेक्चर है पांचों जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट होने के बाद एक साथ मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, तब आए वीडियो को देख के यहाँ पे अपनी नॉलेज है उसको यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।